स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 विद नेचर में। आज हम बात करेंगे हुमायूं के निर्वासन काल की। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि शेर शाह ने हुमायूं को जो है कन्नौज के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। हुमायूं पराजित होकर यहाँ से दिल्ली से सीधे ईरान चला जाता है, लेकिन दिल्ली से जब वह ईरान जाता है इसके बीच में वह कई स्थानों पर रुकता है। तो वो जिन जिन स्थानों पर हुमायूं यहाँ पर रुकेगा उन सभी स्थानों को यहाँ पर हम क्रम से लिख लेंगे। फिर उन स्थानों में जो जो घटनाएं घटी उसके बारे में हम बारी बारी से देख लेंगे, जिससे चीजें आप आसानी समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं। हम पहले यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिल्ली। दिल्ली के बाद हम लिखेंगे यहाँ लाहौर। लाहौर के बाद यहाँ लिखेंगे सिंध। सिंध के बाद हम लिखेंगे यहाँ कांधार, और कांधार के बाद ईरान। कांधार के बाद ईरान। तो यहीं से जब हुमायूं जो है दिल्ली से लाहौर, लाहौर से सिंध और सिंध से कांधार और ईरान चला जाता है। लेकिन इनको हम पहले यहाँ पर मैप में भी देख लेंगे, जिससे चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर जो नक्शा बना हुआ है, भारत का जो है पश्चिमी हिस्सा यहाँ पर बना हुआ है। तो यही पश्चिम में भाई क्या है, इधर ये वाला जो है ऐसे कुछ पाकिस्तान है ना, कुछ इस तरीके से। गलत हो गया। ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का है, तो ये हो गया पाकिस्तान। और अगर अब हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कौन सा? ये अफगानिस्तान वाला। तो ये अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया और ये भारत हो गया। तो अब अगर हम बात करें जो ये काबुल और कांधार, अब यहां से हम पहले यहां से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली आप यहां पर जानते हैं ये वाला हिस्सा कौन सा है, यहां पर ये दिल्ली हो गया। फिर यहां पर अगला है लाहौर। तो लाहौर कहां पर है? ये पाकिस्तान में है, तो ये यहां पर हो गया, ये हो गया लाहौर। अब अगला है कौन सा? सिंध। तो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, तो यहां पर हो जाएगा सिंध। फिर अगला है कांधार। तो यहां पर है कांधार। और जो ईरान की बात कर रहे हैं, तो इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है इधर का, ये सब ईरान का क्षेत्र है। इधर जो ईरान है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। तो अगर अब यहाँ कांधार और यहीं पर इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये है काबुल। काबुल। तो ये मैप के द्वारा भी यहाँ पर हमने चीजें समझ ली हैं। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि चौसा जो है कन्नौज का जब युद्ध हुआ तो उसमें शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। तो जब हुमायूं पराजित हुआ तो ये यहाँ से वह आगरा पहुंचा, और आगरा पहुंचने के बाद अपने परिवार और जो उसका कोष होता है उसको लेकर के हुमायूं सीधे दिल्ली निकल जाता है। लेकिन दिल्ली में भी वह अधिक समय तक रुक नहीं पाता, क्योंकि शेर शाह उसका जो है पीछा कर रहा होता है। अतः यहीं से हुमायूं जो है दिल्ली से लाहौर की ओर निकल जाता है, क्योंकि जो लाहौर वाला क्षेत्र है ये उसके भाई कामरान के अधिकार में था। तो हुमायूं जब यहाँ लाहौर इस उद्देश्य से लाहौर जाता है कि वो ये हुमायूं ये चाहता था कि वह अपने भाइयों के सहयोग से शेर शाह से पुनः युद्ध करे और अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त कर ले।
तो इसी उद्देश्य से हुमायूं लाहौर जाता है, लेकिन वहां जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता और उसको अपने भाइयों का कोई सहयोग वहां पर प्राप्त नहीं होता है। इसके उल्टे अगर हम कामरान की बात करें तो कामरान हुमायूं के लिए आगे चलकर एक प्रभावशाली शत्रु सिद्ध होगा और वह जगह जगह पर हुमायूं के लिए रुकावटें खड़ी करता रहेगा। तो जब हुमायूं दिल्ली से लाहौर पहुंचा तो लाहौर वो इसी आशा से पहुंचा था कि उसको अपने भाइयों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उसको यहाँ पर अपने भाइयों का कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि जब लाहौर पहुंचता है तो यहीं से जो है कामरान और अस्करी ये कहाँ चले जाते हैं? काबुल। ये चले जाते हैं काबुल। और जो ये हुमायूं और हिंदाल ये चले जाते हैं यहां से सिंध। अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें तो दिल्ली से हुमायूं कहाँ चला? दिल्ली से पहुंचा लाहौर। लाहौर जब पहुंचा तो यहां से कामरान और अस्करी चले गए काबुल और यहीं लाहौर से हुमायूं और हिंदाल चले गए सिंध। ठीक है, ये मैप के अकॉर्डिंग हो गया। तो जब हुमायूं यहाँ अब सिंध पहुंचा तो यहाँ की जो सिंध के शासक होते हैं इनका नाम होता है शाह हुसैन अरगुन। तो हुमायूं जब सिंध पहुंचता है तो वह शाह हुसैन अरगुन से सहायता मांगता है, लेकिन शाह हुसैन अरगुन हुमायूं को सहायता देने से मना कर देते हैं। यहीं पर एक घटना और घटित होती है। क्या घटना थी? यहीं पर हिंदाल के गुरु जिनका नाम होता है मीर अली अकबर, इनकी पुत्री होती हैं हमीदा बानो बेगम। तो जो हुमायूं होता है वो हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से यहीं पर निकाह कर लेता है। लेकिन हुमायूं की जो कठिनाइयां थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती ही चली जा रही थी। उसकी कठिनाइयों से परेशान होकर जो उसके सैनिक हैं वो भी अब हुमायूं का साथ छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि जो हुमायूं का भाई हिंदाल था, जो अभी तक हुमायूं के साथ था, वह भी हुमायूं का साथ छोड़ देता है और काबुल चला जाता है। हुमायूं अपने भाई के इस व्यवहार से बहुत निराश होता है और इसके बाद वह जोधपुर के शासक मालदेव से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह उनके राज्य की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जब वह रास्ते में होता है तभी उसको एक सैनिक के द्वारा यह सूचना मिलती है कि मालदेव हुमायूं को धोखे से कैद करना चाहते हैं। अतः यहीं से हुमायूं कहाँ चला जाएगा? अमरकोट के शासक जिनका नाम होता है राणा वीरसाल। यहीं से हुमायूं अमरकोट के शासक राणा वीरसाल के यहाँ चला जाता है। क्यों चला जाता है? वो इसलिए चला जाता है कि जो राणा वीरसाल होते हैं वह हुमायूं को भक्खर और थट्टा जीतने में उसकी सहायता करने का उन्होंने वचन दिया था। तो इसीलिए जो है हुमायूं राणा वीरसाल के यहाँ चला जाता है। तो यहीं पर एक घटना और घटित होती है। वह घटना क्या थी? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं के पुत्र अकबर का यही अमरकोट में ही जन्म होता है। तो जब हुमायूं का जन्म होता है, जब अकबर का जन्म होता है तो हुमायूं
हुमायूं के पास अपने सैनिकों को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो उसके पास एक कस्तूरी का टुकड़ा होता है, तो उसी कस्तूरी के टुकड़े को वो तोड़कर अपने सैनिकों में बांट देता है और यह कहता है कि जिस प्रकार इस कस्तूरी की सुगंध चारों दिशाओं में फैल रही है, उसी प्रकार एक दिन मेरे पुत्र का यश चारों दिशाओं में फैलेगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें, हुमायूं अपने पुत्र अकबर का जन्मोत्सव मनाने के बाद जो है राणा वीरसाल की सहायता से ये जो भक्खर का है ये वाला घेरा डालता है। लेकिन इसी बीच जो है राणा वीरसाल और हुमायूं के सैनिकों के मध्य कुछ मतभेद हो जाते हैं और जो राजपूत सैनिक हैं वो हुमायूं का साथ छोड़ देते हैं। तो जब हुमायूं का इधर साथ छोड़ देते हैं तो इधर अगर हम बात करें शाह हुसैन अरगुन की, तो ये भी युद्ध को जारी रखने के पक्ष में नहीं होते हैं और वह भी हुमायूं से संधि वार्ता प्रारंभ कर देते हैं। तो जब शाह हुसैन अरगुन हुमायूं से संधि वार्ता प्रारंभ कर देते हैं तो हुमायूं भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो हुमायूं की भी परेशानियां बढ़ ही रही थी। तो हुमायूं भी जो है सिंध छोड़ने का आश्वासन शाह हुसैन अरगुन को दे देता है। इसके बदले में शाह हुसैन अरगुन हुमायूं को कांधार जाने का मार्ग देने के साथ साथ रसद और धन देने का भी वचन दे देते हैं। तो यहीं से अब हुमायूं कहाँ चला जाएगा? कांधार। तो अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ हुमायूं अभी तक ये घटनाएं जो घट रही थी कहाँ घट रही थी? सिंध में। अब सिंध से वो कहाँ चला जाएगा? कांधार। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ लाहौर, जो लाहौर में है ये वाली घटनाएं घटी, फिर सिंध में ये वाली सारी घटनाएं घटी। अब हम देखेंगे कि कांधार में कौन सी घटनाएं घट रही हैं। तो जब हुमायूं सिंध से कांधार पहुंचा तो ये जो कांधार है, ये काबुल और कांधार ये दोनों क्षेत्र किसके अधिकार में थे? कामरान के अधिकार में थे। लेकिन यहाँ पर जो कांधार है, यहाँ का सूबेदार था अस्करी, जो कामरान की ओर से यहाँ का शासन देख रहा था। तो यहाँ का सूबेदार अस्करी था। लेकिन जब हुमायूं यहाँ कांधार पहुंचता है तो उसको यह पता चलता है कि जो कामरान और अस्करी हैं वो हुमायूं को कैद करने की योजना बना रहे हैं। तो यहीं पर हुमायूं क्या करता है, अपने पुत्र अकबर को जीजी अनगा, एक मिनट, जीजी अनगा और माहम अनगा, ये दो धाय माँ होती हैं। इन्हीं दो धाय माँ के संरक्षण में अपने पुत्र अकबर को छोड़कर यहीं से हुमायूं अपनी पत्नी और कुछ सैनिकों के साथ कहाँ चला जाएगा? ईरान चला जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो अस्करी खैर इतना जरूर करता है कि जो अस्करी होता है वह अकबर के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है और वह अकबर की देख रेख के लिए वह अकबर को अपनी पत्नी सुल्ताना बेगम को सौंप देता है। तो ये कांधार में घटनाएं घटी। यहाँ पर जो है उसने अपने पुत्र अकबर को यही जीजी अनगा और महामंगा के संरक्षण में छोड़कर वह ईरान चला जाता है। तो यहीं से अब अगर बात करें कांधार, तो कांधार के जस्ट पड़ोस में कहा ईरान, तो यानी कि वो यहाँ पहुंच गया। तो अब देखिए ईरान में क्या घटनाएं घटी। तो अगर हम बात करें यहाँ ईरान की, तो ईरान का यहाँ शाह कौन है? तो यहाँ ईरान के जो शाह थे इनका नाम था शाह तहमास्प। शाह तहमास्प। यह शिया मत को मानने वाले थे, यह शिया मत को मानने वाले थे और कहीं ना कहीं यह भी चाहते थे कि हुमायूं भी शिया मत को स्वीकार कर ले। यह भी कहा जाता है कि कुछ समय के लिए हुमायूं ने जो है शाह की सहायता प्राप्त करने के लिए शिया मत को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन अब बात करें तो कुछ समय बाद जो है जो यहाँ के शाह होते हैं और हुमायूं के मध्य एक समझौता हो जाता है। इस समझौते के तहत जो ईरान के शाह होते हैं वो हुमायूं को 17,000 घुड़सवार
17,000 घुड़सवार सैनिकों की जो 17,000 घुड़सवार सैनिक हैं, इनको हुमायूं को देने का वचन दे देते हैं। इसके बदले में जब ये 17,000 घुड़सवार सैनिकों जो है सैनिक हुमायूं को मिल जाते हैं, तो इसके बदले में हुमायूं शाह को कांधार प्रदान करने के साथ साथ उनकी भतीजी से विवाह करने का वचन दे देता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो ये शाह तहमास्प हैं और हुमायूं, इनके बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध जो बने थे, इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी वो कौन थे? बैरम खान। बैरम खां। तो यहीं से बैरम खां जो है हुमायूं के साथ हो जाते हैं, जिसको आप अकबर वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे बैरम खां के बारे में। तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शाह और हुमायूं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में। तो अब अगर हम देखें तो हुमायूं जो है वह अब कहीं न कहीं उसने अपनी सैनिक शक्ति को वापस प्राप्त कर लिया था, लेकिन भारत पुनर्विजय से पहले वह मध्य एशिया में अभी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता था, और जो उसके विद्रोही भाई थे उनको भी वह नियंत्रण में अभी लाना चाहता था। तो अब यहाँ से हुमायूं भारत वापसी के लिए अपना विजय अभियान शुरू करेगा। तो अब हम यहाँ से देखेंगे हुमायूं का भारत वापसी के लिए विजय अभियान। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो अगर हम बात करें डेटों की, यहाँ एक डेट हम बताना भूल गए। जब हुमायूं ईरान पहुंचा था, ईरान, तो वह पहुंचा था 1543 ईस्वी में। इसके बाद अब हुमायूं अपना जो है विजय अभियान शुरू करेगा। तो सबसे पहले कहां से शुरू करेगा? कांधार से। कांधार विजय, कांधार विजय। इसकी डेट क्या है? 1544 ईस्वी। 1544 ईस्वी। तो हुमायूं कांधार विजय के लिए निकलता है, और यहीं से वह सबसे पहले जो है सिस्तान पहुंचकर यहाँ पर एक बुस्त का दुर्ग होता है, बुस्त का दुर्ग, इस पर घेरा डालता है और इस दुर्ग को जीत लेता है। इसके बाद जो है वह कांधार की ओर बढ़ता है। यहाँ पर है ये कांधार वाला क्षेत्र। तो यहाँ से ईरान से वह वापस कांधार की ओर आता है, यहीं पर वह घेरा डालता है। लेकिन कांधार को जीतना इतना आसान नहीं था। तो आसान भी नहीं था। अगर बात करें तो हुमायूं कहीं ना कहीं अपने भाइयों से संघर्ष भी नहीं करना चाहता था, उनसे लड़ना भी नहीं चाहता था। इसके लिए हुमायूं क्या करता है कि जो बैरम खान थे, बैरम खान, इनको यहां अपना दूत बनाकर जो है अस्करी, कामरान और हिंदाल के पास भेजता है। लेकिन जो ये कामरान और अस्करी होते हैं वह हुमायूं की बात से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन जो हुमायूं ने बैरम खान को दूत बनाकर भेजा था, इसका फायदा इतना जरूर हो जाता है कि जो हिंदाल होता है वह हुमायूं के खेमे में आ जाता है, और कुछ अमीर भी हुमायूं के खेमे में चले आते हैं। लेकिन जो कामरान और अस्करी होते हैं वो हुमायूं की बात से सहमत नहीं होते हैं। अतः विवश होकर हुमायूं क्या करेगा? कांधार पर अपना घेरा डाल देता है। तो जब कांधार पर अपना घेरा डाल देता है तो कुछ समय बाद जो है अस्करी आत्मसमर्पण कर देते हैं, और जो है हुमायूं का कांधार पर अधिकार हो जाता है। तो जब कांधार पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है तो हुमायूं ने अपने वचन के अनुसार जो कांधार का क्षेत्र होता है यह ईरान के शाह को वह सौंप देता है। लेकिन कुछ समय बाद जो है ईरान के शाह होते हैं, इनके पुत्र की मौत हो जाती है, और ईरान के शाह की जो स्थिति होती है वो भी कुछ कमजोर हो जाती है। इससे हुमायूं क्या करता है?
पुनः इस कांधार पर अधिकार कर लेता है। तो इस तरीके से हुमायूं का जो है कांधार पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद अगर हम अगला विजय अभियान हुमायूं का देखें तो अगला है कौन सा, काबुल। काबुल ये कब किया, 1545 ईस्वी। तो कांधार जीतने के बाद हुमायूं कहाँ निकल जाएगा, काबुल की ओर। ये किसके अधिकार में था, तो ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तो खैर जो है अस्करी यहाँ के सूबेदार के रूप में थे, लेकिन ये काबुल वाला क्षेत्र जो है ये कामरान के अधिकार में था। यहाँ पर जो है कामरान शासन कर रहा होता है। तो जब हुमायूं यहाँ घेरा डालता है काबुल पर, तो कामरान और हुमायूं के मध्य यहाँ पर युद्ध होता है और कामरान पराजित होता है। इस प्रकार से काबुल पर भी हुमायूं का अधिकार हो जाता है। इसके बाद अगला हुमायूं अभियान करेगा बदख्शां का। ये अगर बात करें कहां पर है, तो ये यहां पर है, जो ये वाला एरिया है यहीं पर, ये वाला एरिया है यहीं पर बदख्शां है। तो इसके बाद अगला अभियान हुमायूं करेगा काबुल से बदख्शां की ओर। ये किसके अधिकार में था, तो ये इसके चचेरे भाई थे सुलेमान मिर्जा। इनके अधिकार में जो है ये बदख्शां का क्षेत्र सुलेमान मिर्जा के अधिकार में होता है। यहां भी हुमायूं घेरा डाल देता है, दोनों में संघर्ष होता है और हुमायूं का बदख्शां पर भी अधिकार हो जाता है। लेकिन इसी समय घटना यह घटती है कि हुमायूं जो है वह बुरी तरीके से बीमार पड़ जाता है। तो हुमायूं जब बीमार पड़ जाता है तो उसकी इस स्थिति का जो है ये कामरान फायदा उठाता है और जो काबुल है इस पर पुनः अधिकार कर लेता है। कब अधिकार कर लेता है, अगर हम बात करें तो यह डेट है 1546 ईस्वी। तो इसमें क्या करेगा, कामरान का काबुल पर पुनः अधिकार। तो 1500 जब हुमायूं बुरी तरीके से बीमार पड़ जाएगा तो उसकी स्थिति का फायदा कौन उठाएगा, कामरान, और 1546 ईस्वी में काबुल पर पुनः अधिकार कर लेगा। लेकिन हुमायूं जब स्वस्थ होता है तो पुनः काबुल की ओर अपना अभियान करता है और काबुल को घेर लेता है। तो यहाँ पर एक घटना ये घटित होती है कि जब हुमायूं जो काबुल के किले की दीवारें हैं इसको तोड़ने के लिए तोपों का मुख दीवारों की ओर करता है, तो इसी समय जो कामरान है वो एक काफ़ी घटिया काम करता है और जो हुमायूं के पुत्र अकबर होता है उसको किले की दीवार पर बैठाल देता है। लेकिन इसी समय जो इनकी धाय माँ थी माहम अनगा, वो हुमायूं को अकबर को गोद में उठा लेती हैं और हुमायूं भी तोपों का मुख मोड़ देता है जिससे अकबर की जान बच जाती है। लेकिन अगर बात करें इस युद्ध के निष्कर्ष की तो अंत में जो कामरान होता है वह हुमायूं से संधि की प्रार्थना करता है और हुमायूं उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से फिर से पुनः हुमायूं का काबुल पर अधिकार हो जाता है। तो अब यहां से हुमायूं फिर काबुल को पुनः विजित करने के बाद कहां चला जाएगा, बल्ख। तो यहां पर है बल्ख। तो अब यहां से वो बल्ख निकल जाएगा। अगला अभियान करेगा बल्ख का। तो हुमायूं जब ये बल्ख का अभियान पर होता है तो इस समय कामरान फिर गड़बड़ी करता है और फिर क्या करता है, ये 1549 से 50 ईस्वी के बीच उजबेगों की सहायता से जो है फिर काबुल पर अधिकार कर लेता है। इसकी सूचना हुमायूं को मिलती है, हुमायूं वापस आता है और फिर से काबुल पर घेरा डालता है और जो है कामरान को पराजित कर देता है। कामरान पराजित होकर यहाँ से भेष बदल के भाग जाता है, लेकिन इस बार अस्करी पकड़ा जाता है और जब अस्करी पकड़ा जाता है तो हुमायूं इस बार अस्करी को दंडित करता है। बाद में
अस्करी की प्रार्थना पर वह अस्करी को हज जाने की अनुमति दे देता है। लेकिन जो एक कामरान है, इस सुधारने वालों में से तो था नहीं, 1551 ईस्वी में पुनः कामरान जो है फिर काबुल पर आक्रमण करता है। हुमायूं इनको फिर पराजित कर देता है, कामरान को। लेकिन इस युद्ध में एक घटना ये घटित होती है कि इस युद्ध में जो है हिंदाल, जो हुमायूं का भाई था, वह हुमायूं की ओर से युद्ध करता हुआ मारा जाता है। तो हिंदाल जब इस युद्ध में मारा जाता है और इधर कामरान भी पराजित हो जाता है, तो कामरान यहां से पराजित होने के बाद भाग जाता है और जो है कहीं ना कहीं शरण की तलाश में भटकते भटकते वह कहां पहुंचता है? गख्खरों के सरदार सुल्तान आदम। तो भटकते भटकते गख्खरों के सरदार सुल्तान आदम के पास पहुंच जाता है। सुल्तान आदम कामरान की सहायता करने की बजाय वह कामरान को पकड़कर हुमायूं को सौंप देते हैं। लेकिन इस बार हुमायूं कामरान को माफ नहीं करता है, क्योंकि उसकी वजह से हिंदाल मारा गया था। तो वो क्या करता है, कामरान को जो है अंधा करवा देता है। बाद में जो है कामरान की प्रार्थना पर ही वह उसे हज भेज देता है। वहीं कामरान की 1558 ईस्वी में मौत हो जाती है। इस प्रकार देखें तो हुमायूं अपने भाइयों से जो है अब कहीं न कहीं जो युद्ध कर रहा था उनसे इन सारी समस्याओं से निकलकर अब वह भारत पुनर्विजय की ओर ध्यान देगा। तो अब अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं अब इस समय जो इसके क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं? बल्ख, बदख्शा, काबुल, कांधार, ये सब अब हुमायूं के अधिकार में थे, ये सारे क्षेत्र। और अगर हम बात करें बाबर की, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तब भी ये काबुल, कांधार और ये सारे क्षेत्र बाबर के अधिकार में थे। और यहीं से बाबर जो है दिल्ली की ओर बढ़ता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हुमायूं के पास भी यही सब क्षेत्र इस अब जो है हुमायूं के अधिकार में है। यहीं से वह पंजाब और पंजाब से फिर दिल्ली की ओर बढ़ जाएगा और वहीं पर जो है युद्ध होता है। तो ये जो अब अगला जो हम पढ़ेंगे हुमायूं की पुनर्विजय, भारत पुनर्विजय, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।